विपक्ष का अविश्वास बनाम मोदी का विश्वास। अविश्वास प्रस्ताव आया 26 जुलाई को लेकर के आए कौन? गौरव गोगोई। लेकिन 26 जुलाई से लेकर के आज तक यानी 8 अगस्त के बीच में बहुत कुछ बदल चुका है। राहुल गांधी की फिर से लोकसभा में वापसी हुई है। राहुल गांधी 138 दिन के बाद में बोलने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर ठीक 2 घंटे के बाद में चर्चा शुरू होने वाली है। अब मान करके आप ये चलें कि आज एक बार फिर से सदन में घमासान होगा, लेकिन सवाल बड़ा ये है, एनडीए बनाम इंडिया की इस लड़ाई में लिटमस टेस्ट किसका होने वाला है? इससे पहले भी आपको याद होगा, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। इसमें विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी थी वही दिन जब राहुल गांधी ने सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाने की कोशिश की। आज राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी के अपने जरिए इंडिया की ताकत का भी एहसास कराएंगे। कौन होगा मुख्य वक्ता विपक्ष का? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन संभालेगा ढाल? 2 दिन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। उससे पहले क्या गृह मंत्री अमित शाह भी हस्तक्षेप करते नजर आएंगे? बिग ब्रेकिंग से करता हूं मैं शुरुआत। बीजेपी संसदीय दल की बैठक अभी भी जारी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की चल रही है बैठक। संसद परिसर में बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले संसदीय दल की यह मीटिंग चल रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, अभी की बड़ी खबर। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त संसद भवन से लाइव हैं। राकेश, राहुल गांधी क्या बोलेंगे? विपक्ष की तैयारी क्या है? फ्लोर मैनेजमेंट क्या होने वाला है इंडिया का और एनडीए का? और दोनों की ताकत का एहसास करके ये समझ में आता है कि ये नो कॉन्फिडेंस पीएम मोदी की सरकार का एक तरीके का फुल कॉन्फिडेंस है। राकेश, गौरव गोगोई जी, जिस तरह से आज जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर क्या कहेंगे? इसकी आपकी तैयारी? अविश्वास प्रस्ताव को पहले ही ले जाना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल किया है कि कानूनी व्यवस्था बिगड़ चुकी है और इसीलिए उन्होंने कमेटी बैठाई है। तो प्रधानमंत्री को और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना कहना चाहिए और साथ ही साथ गृह मंत्री से भी गंभीर सवाल उठाने चाहिए। गौरव जी, आपकी तरफ से कौन वक्ता होंगे? राहुल गांधी इनिशिएट करेंगे? राहुल गांधी जी जरूर मणिपुर पे बोलेंगे। उन्होंने मणिपुर का भ्रमण किया है और लोगों से वो मिले। आप गौरव इसका नोटिस लेकर आए थे, तो सीधे तौर पर आपने सुना राशि जी की गौरव गोगोई जो कि ये नोटिस उनका था और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मसले पर जो है अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन पर जो है वो शामिल होंगे। गौरव गोगोई को सुन रहे थे आप। राकेश, आप रहे मेरे साथ में, फिर से आपके पास में मैं आऊंगा, क्योंकि जितने बड़े चेहरे होते हैं मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह के साथ में उनके माइक पर नजर आते हैं। अभी स्क्रीन को बहुत डिफाइंड तरीके से मैं आपके सामने बताने और दिखाने वाला हूं। स्क्रीन को ठीक ऐसे ही रखिए। पहले तो आप ये देखें मेरे बाईं तरफ, यहां पर इंडिया की ताकत क्या है, यानी राहुल गांधी यानी कांग्रेस और 26 विपक्षी दलों के अंदर लोकसभा के अंदर ताकत क्या है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 143 एमपीज हैं। इनमें तटस्थ कितने हैं आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। और जब आप मेरे दाईं तरफ यहां पर देखेंगे तो आपको एनडीए की ताकत का एहसास होगा, यानी मोदी सरकार 2.0 की ताकत आप जानेंगे। और नीचे की तरफ आपकी स्क्रीन बहुत ही डिफाइंड तरीके से यह बता रही है इससे पहले कितनी बार कितने प्रधानमंत्रियों ने अविश्वास प्रस्ताव झेला है, फेस किया है, कितनी बार सरकार गिरी है और कितनी बार किस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। और इधर दाएं और बाएं आपको एनडीए और इंडिया की ताकत भी नजर आ रही है। एक एक खबर सबसे पहले आप देखेंगे, बिग ब्रेकिंग। 138 दिन के बाद लोकसभा में बोलने जा रहे हैं कांग्रेस के लोकसभा सांसद, वापस से बहाल हुए राहुल गांधी। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा में राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 बजे यानी अब से 2 घंटे के बाद में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर आज से शुरू होगी चर्चा। मोदी 2.0 में पहले अविश्वास प्रस्ताव पर आज से चर्चा शुरू होने जा रही है, यानी आप दोपहर 12 बजे का इंतजार करें। आज हाई वोल्टेज ड्रामा सदन के अंदर यकीनन आपको देखने को मिलेगा। किसकी क्या ताकत है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस चेहरे की क्या ताकत है एनडीए और इंडिया की, ये आप देख पा रहे हैं। यानी टिकटॉक काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसा मैंने बताया कि अब 2 घंटे से कम का वक्त रह गया है जब 138 दिन के बाद में राहुल गांधी बोलने वाले हैं लोकसभा के अंदर। लेकिन इससे पहले दिल्ली सेवा बिल को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे विपक्ष को आईना दिखाया, कैसे कांग्रेस को इमरजेंसी की याद दिलाई, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और यह कहा कि आप तो कांग्रेस के विरोध के नाम पर आए थे। गठबंधन इंडिया कैसे इलू इलू कर रहा है, इस तरह का तंज भी कसा
और सीधे तौर पर ठसक के साथ में गृह मंत्री ने कहा, हमारी सरकार मणिपुर पर चर्चा को तैयार है। आप बस ये याद रख लें कि 2024 में फिर आएंगे मोदी ही। एजेंसी के अंदर मान्यवर 3 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिए गए, जेल में डाल दिए। माननीय अध्यक्ष जी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप डाल दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन एक्सप्रेस ने अपने संपादकीय को खाली रखना पड़ा। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। 2015 में एक आंदोलन के आधार पर बनी हुई सरकार है और फिर जो बताया कई सदस्यों ने कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है। भैया, केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। एक कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी केरल में तो यूडीएफ एलडीएफ कर एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं। मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है। हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं। ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। 24 मई में फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आज एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है जरा बताइए तो मुझे, किस सिद्धांत के तहत है? पूरा जीवन एक तृणमूल कांग्रेस पार्टी का जन्म ही कम्युनिस्टों का विरोध करते हुए हुआ है। मेरे सीनियर कोलीग राकेश कुमार सिंह तो मेरे साथ में है, लेकिन मेरी एक और कोलीग, मेरी तेज तर्रार रिपोर्टर महिमा कटारिया भी मेरे साथ में लाइव है। महिमा, बहुत बार कहते हैं कि विजय चौक से ये समझ में आ जाता है कि 2 घंटे के बाद में क्या होने वाला है, यानी जो विजय चौक की फिजा है अभी क्या कहती है, कितनी गर्मी है। मुझे पहले तो ये बताएं, फ्लोर मैनेजमेंट में इंडिया गठबंधन की तैयारी क्या है, एनडीए की तरफ से तैयारी क्या की गई है। 2 दिन के बाद में पीएम बोलेंगे, राहुल गांधी की तरफ से संभावित आज 2 घंटे के बाद में क्या कहा जाएगा। महिमा, महिमा एक बार बोलें। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, एक बार बोलिए। महिमा की आवाज ठीक नहीं आ रही है, कुछ टेक्निकल स्नैग है। महिमा, थोड़ी देर के बाद में आपके साथ में मैं फिर से जुड़ने वाला हूं। मेरे साथ में ऋषभ तिवारी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, चंद्रमोहन जी हैं कांग्रेस के नेता। चंद्रमोहन जी, मैं पहले तो यही जानना चाहता हूं कि भाई आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ही क्यों आए हैं? क्योंकि कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस का मतलब यह होता है कि जीत और हार तय होती है, नंबर आपके पास है नहीं। आपके पास में एक तरीके से अगर देखा जाए आइडियली और आइडियोलॉजिकली जीतने के चांसेस है नहीं, फिर आप दिखावा क्या करना चाहते हैं? सिर्फ ये कि प्रधानमंत्री को हम लेकर के आए हैं बोलने के लिए, प्रधानमंत्री का बयान हमने अपनी जिद ठानी और सदन का वक्त बर्बाद किया और पीएम को बोलने को मजबूर कर दिया, यही मंशा है ना? देखिए राशिद जी, अगर देखने वाला देखना बंद कर दे और बोलने वाला बोलना बंद कर दे और सुनने वाला सुनना बंद कर दे, क्योंकि बापूजी के 3 थे बंदर कहा जाते थे, बुरा मत कहो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो। लेकिन आज तो सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री को इस अविश्वास प्रस्ताव के कारण आज जो बोलना बंद कर दिया था, वो विपक्ष की इस एकजुटता ताकत ने बोलने पे मजबूर करा। उनको बोलना पड़ेगा। जिस मां मणिपुर से देश के प्रधानमंत्री भग रहे थे, भाजपा सरकार भग रही थी, वो वहां मणिपुर भी बोलना पड़ेगा, मां मेवात भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि जिस जिम्मेवारी से देश की जनता ने पिछले 2 टर्म के अंदर प्रचंड बहुमत दिया देश की सरकार को, देश की सरकार उसमें विफल ही नहीं हुई, नाकाम भी साबित हुई। और देश के अंदर बहु बेटियों की इस्मत लुटती रही और भाजपा के बड़े नेता मुख बने बैठे रहे। आंखों पर देखने के बाद पट्टी बांध ली और सुनने के लिए कानों पे उंगली लगा दी और बोलने पे टेप लगा दिया। हाँ, बोला कब?
70,000 करोड़ के लिए गले कब लगाया? बिल्कुल तब जब उनको अपने साथ जोड़ना था। ठीक कह रहे थे देश के गृह मंत्री एक विषय के अंदर कि जो उन्होंने वक्तव्य दिया वो उनपे बिल्कुल फिट बैठता है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। शरद पवार के लिए, एनसीपी के लिए क्या कहा जा रहा था? भ्रष्टाचार पार्टी, और भ्रष्टाचार से लिप्त है 70,000 करोड़ रुपए में। तो आपका अभी तक आपने ये नहीं बताया, आपकी नीति क्या है? अभी तक आपने ये नहीं बताया। कहना हो भ्रष्टाचारी तो वो भ्रष्टाचारी, ठीक है, गले लगाना हो तो वो आपके लिए हितकारी। मैं जेडीयू के प्रवक्ता से मेरी गुजारिश ये है, आप लाइव टीवी चैनल पर हैं और लाइव टीवी चैनल पर उठ करके ना जाएं, वरना आपको लेकर के मैसेज ठीक नहीं जाता है। रेगुलर कांस्टेंट लाइव टीवी चैनल पर रहें। इससे पहले कि मैं ऋषभ तिवारी जी का रिबटल लूं, एक और बिग ब्रेकिंग, अविश्वास प्रस्ताव पर किसकी क्या ताकत है, बड़ी खबर हमारे पास आ ही गई। एनडीए के साथ में 333 लोकसभा सांसदों का समर्थन, वहीं 26 दलों वाले इंडिया गठबंधन की ताकत बनेंगे 143 लोकसभा के सांसद। 10 अगस्त को मोदी बोलेंगे, इसी दिन मतदान संभव है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, लेकिन फिर भी विपक्षी गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। ऋषभ तिवारी जी, अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन जी का यह कहना था कि जब कोई बोलना बंद कर दे, लोकतांत्रिक ताकत का एहसास करना बंद कर दे, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम आईना दिखाएं, और आईना दिखाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। जवाब दें, रिबटल आपका। सबसे पहले धन्यवाद इंडिया न्यूज का, जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हमारे कांग्रेस के जो काबिल प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन शायद उनको ये ज्ञात ना हो कि प्रधानमंत्री जी ने तो संसद शुरू होने से पहले ही मणिपुर पे और हर प्रदेश पे जहां भी इस तरह की घटनाएं घट रही है उस पे अपने वाक्यों को रखा। लेकिन विपक्ष में अगर ये बैठ के जनता की बात उठाने की बात करते हैं, तो जनता राजस्थान में भी, जनता बंगाल में भी है, जनता छत्तीसगढ़ में भी है। तो जब चर्चा होगी, जब डायलॉग्स निकलेंगे, तो इन चर्चाओं पे भी चर्चा होगी कि वहां पे क्या हो रहा है। तो इससे बचने के लिए हो हंगामा करते हैं और केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। अगर डायलॉग होगा मणिपुर पे, तो 2004 से लेकर 2014 तक के कैजुअलिटी के बारे में भी बात किया जाएगा। अगर डायलॉग होगा मणिपुर पे, तो 2004 से लेकर 14 तक के बीच कितने देहांत हुए, कितनी मृत्यु हुई, कितनी हिंसा हुई, उस पर भी बात किया जाएगा। तो इस तरीके का इनका पाप जब निकल कर आएगा, तो उस पाप से बचने के लिए हंगामा करते हैं और सवाल खड़ा करते हैं सत्ता पे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम उन पार्टियों में से हैं जो लंबे समय तक विपक्ष में रहे और चर्चा से कभी नहीं भागे हैं, और अभी भी ताल ठोक कर कहते हैं आइए डायलॉग कीजिए, लेकिन केवल एक प्रदेश पे नहीं, उन सारे प्रदेश पे डायलॉग कीजिए जहां अभी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है। हम मेवात पे भी बात करेंगे, हम मणिपुर पे भी बात करेंगे, लेकिन हमें बात करना होगा जबलपुर पे भी, हमें बात करना होगा झारखंड पे भी, हमें बात करना होगा साहेबगंज पे भी, हमें बात करना होगा रानीगंज पे भी, हमें बात करना होगा सलानपुर पे भी। तब जाके इस देश के अंदर जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनका मनोबल गिरेगा। कई बार देखा गया इस देश में, जब ऐसी घटनाएं घटती है सर, तो कई लोग राजनीतिक फायदा के लिए अपने अपने एजेंडे पे वर्क करने शुरू हो जाते हैं और इन अपराधियों का मनोबल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे डायलॉग की कमी दिखती है। हिमराज जी, हिमराज राम जी, चूंकि जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, मैं एक बार डिबेट ओपन टू ऑल कर दूं, उसके बाद चंद्रमोहन जी दोबारा आप आइएगा। हिमराज राम जी, चूंकि जेडीयू की अगुवाई आप कर रहे हैं मेरी डिबेट में, मैं एक चीज ये समझना चाहता हूं, जब 60 साल का मैं इतिहास नो कॉन्फिडेंस मोशन का लेकर के आता हूं, तो कांग्रेस और बीआरएस की ओर से दिए गए ताजा नोटिस से पहले 27 बार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा चुका है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिरी हो। वो बात अलग है कि पहले ही किसी पीएम ने इस्तीफा दे दिया, वो बात अलग है कि मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया, वो बात अलग है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की वजह से सरकार गिरी हो, ऐसा होता नहीं। फिर ये अविश्वास प्रस्ताव का ड्रामा क्यों? देखिए, देश का प्रधानमंत्री जिसे देश के प्रति पूरी तरह से वहां की जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, वो चीज इस प्रधानमंत्री के अंदर नहीं दिख रहा। देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं मुंह बाए खड़ी है। चुनाव के वक्त इन्होंने वादा भी किया था कि हम जो है मतलब कि रोजगार के सवाल पर ये करेंगे, महंगाई के सवाल पर लगाम लगाएंगे, किसानों के सवाल पर जो है तरह तरह के इन्होंने वादे किए, लेकिन किसी भी मुद्दे पर ये सक्सेस नहीं हुए, फेल हो गए। और इधर देश के अंदर बड़ी बड़ी घटनाएं, मणिपुर जल रहा है, इनको सुधी तक नहीं 90 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को जो एक देश का प्रधानमंत्री की जो भूमिका होनी चाहिए थी, उस भूमिका में नजर नहीं आए। जबकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है,
केंद्र में बीजेपी की सरकार है, फिर भी जो है वहां इस तरह की घटनाएं घट रही है और लगता है कि वहां कोई शासन नाम की चीज नहीं है। अच्छा। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का चुप रहना, यानी जो कहता हो कि हम 56 इंच का सीना दिखाते हैं, 56 इंच के सीना की बात करते हैं और वो बिल में घुस जाते हैं, तो हम तो धुआं दिखा करके चूहों को बाहर निकालना। इमरान जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चंद्रमोहन जी से बात कर रहा हूँ, आप दोनों से ही बात कर रहा हूँ, मुझे जो चीज समझ में आ रही है कि आपके लिए नो कॉन्फिडेंस पर चर्चा यहाँ देशहित कहीं पर भी नहीं है। यहाँ 56 इंच की छाती को आईना दिखाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में लड़ाई करनी है, 2024 के लोकसभा चुनाव को अपने जहन में रखना है। मणिपुर हिंसा से कहीं ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये अहम की लड़ाई बन करके रह गया है। और यही अहम की लड़ाई जब कल राज्यसभा में नजर आई थी, ये एक तरीके का ट्रेलर था आज का, आज असली पिक्चर है। कल ट्रेलर नजर आया था, इस ट्रेलर में राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद ने क्या कहा, अभिषेक मनु सिंघवी ने कितनी बार शायराना अंदाज में अपनी बात कहने की कोशिश की, एक बार सुनिए, उसके बाद बाकी पैनलिस्ट के पास भी मैं जाऊंगा। मनोज झा आरजेडी के, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के पी चिदम्बरम, इन सभी ने मिलकर के कैसे कल सरकार पर अटैक किया और आज इसी की असली पिक्चर नजर आएगी। देखें। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। Why did no government make the Honorable LG, who is a constitutional figurehead except in 3 areas, into a super CM? And finally, why did no government make it available to the LG's powers to appoint heads of regulatory agencies, large number? मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी जो हमारे चेयरमैन भी है, उनकी चिंताओं से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र चलाने में सबसे बड़ी भूमिका दुनिया भर के अगर संसदीय लोकतंत्र का अध्ययन करें तो सत्ता पक्ष की होती है। अगर उनकी हठधर्मिता संसद चलने में, संसद में लोगों के सरोकार पर चर्चा हो, उसमें अवरोधक वो बन जाती है, तो बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल हुई है, बधाई, माननीय बधाई, और लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय में भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। थैंक यू। We expected about 102 or 103 votes on our side, and we have got the 102 votes. One member, I think, did not turn up. वहीं एक और अभी खबर आ गई मेरे पास में, अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा से पहले एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है। इंडिया गठबंधन की चल रही है बड़ी बैठक, राज्यसभा में विपक्ष के नेता के दफ्तर में ये मीटिंग चल रही है। फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर के इंडिया गठबंधन की यह बैठक है। लोकसभा में रणनीति को लेकर के ये चर्चा अभी भी जारी है। इंडिया गठबंधन कैसे फ्लोर मैनेजमेंट करेगा, इसे लेकर के अभी फिलहाल के लिए मीटिंग चल रही है। एक बार विजय कुमार मंडल जी के पास चलते हैं। विजय मंडल जी, थोड़ी देर पहले जैसा मैंने कहा कि आज असली पिक्चर नजर आएगी। कल तो राज्यसभा में ट्रेलर था, लेकिन लोकसभा में असली पिक्चर सरकार के इकबाल की या फिर इंडिया के विश्वास की या अविश्वास की आज नजर आएगी। गृह मंत्री ने यह कहा कि आप लोगों का बेमेल गठबंधन जो है इलू इलू करने में लगा हुआ है। ये इलू इलू पूरा भारत समझता है। आप जेडीयू आरजेडी कभी साथ में आने वाले नहीं थे। भाई जेडीयू वो पार्टी है जिन्होंने लालू के जंगल राज को अपने साथ में रख करके, यानी लालू के जंगल राज को जुबान पर रख करके सालों तक सरकार चलाई है। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा ही कांग्रेस का विरोध किया है, लेकिन आप लोग बेमेल गठबंधन के तौर पर इलू इलू कर रहे हैं और आप लोगों का इलू इलू फ्लॉप हो जाएगा। आज जवाब दें। जेडीयू और राजद का जो गठबंधन बिहार में है वो समाजवाद का प्रतीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भीमराव अंबेडकर और
पीपी सिंह ने जो सामाजिक न्याय की धारा को देश में मजबूत किया। चारा घोटाला क्या था, समाजवाद या पूंजीवाद? चारा घोटाला यह बनावटी घोटाला है। लालू प्रसाद ने इसको जंगल राज लोग कहा, लेकिन लालू प्रसाद ने गरीबों को जो सम्मान दिया, जिनका सदियों से शोषण और दोहन हुआ, उसको इन्होंने सत्ता का स्वाद दिया। देश के सामंती ताकतों ने लालू प्रसाद को बदनाम करने का काम किया। लालू प्रसाद ने वो काम किया जो आजादी के 7 साल तक जमीन पर नहीं हुआ था, उसको लालू प्रसाद ने लाने का काम किया। और जहां तक बात है मणिपुर और हरियाणा में जो घटनाएं घट रही हैं इसकी, उससे बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, जहां जिला परिषद का सदस्य मतदान देने जाता है उसको रोक लिया जाता है, पंचायत समिति का सदस्य वोट देने जाता है उसको पुलिस और गुंडे रोक लेते हैं। यही लोकतंत्र है, यही जनतंत्र है। जनतंत्र की हत्या अब विजय मंडल जी, आपको ऋषभ तिवारी एक बारी बट करना चाहते हैं। ऋषभ तिवारी वर्सेस विजय कुमार मंडल। ऋषभ जी बोलें। देखिए, आदरणीय जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, मुझसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, राजनीतिक दृश्य उन्होंने बहुत देखा होगा, पर उनकी दृष्टि में लगता है शायद कुछ कमी आ गई है। इन्होंने नैतिकता और लोकतंत्र की बात कही। सर, अच्छा रहता अगर राजनीति के सोच से परे ऊपर उठकर बंगाल में जिस तरह पंचायत इलेक्शन में सरेआम कत्ले किए गए, जिस तरह बम बरसाए गए, उस समय क्या वो लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाई जा रही थी? जब केरल में लोगों को मार दिया जाता है उस समय लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ाई जा रही थी। आपके बिहार के अंदर मुंगेर में जब सरेआम गोलियां चलती हैं तो लोकतंत्र की खूबसूरती बढ़ती है। आपके बिहार में अभी इंटरनेट बंद था 2 दिन तक। दरभंगा में क्या चल रहा था वहां पे, उस पर जवाब नहीं देंगे नीतीश कुमार। जिस नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ लड़ाई लड़कर अपनी राजनीति पहचान बनाई, आज उनके गोद में जाकर बैठ गए केवल सत्ता सुख के लिए। एक वक्त तो गिरगिट भी शर्मा जाए जिस तरह से राजनीतिक आप लोग रंग बदलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? उस नैतिकता की जहां पे आपस में एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को एक प्रदेश में मारा जाता हो और दूसरे जगह बेंगलोर में जाके आप लोग हाथ मिलाते हैं। तनिक तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हिम्मत रखिए, स्टैंड लीजिए, ये आपकी नैतिकता है। तो मुझे लगता है कम से कम अपने अंदर विचार कीजिए। लंबा अनुभव आपका राजनीति का है। कर्पूरी ठाकुर और जेपी लोहिया की आप बात करते हैं, क्या था उनकी आइडियोलॉजी? कि उनकी आइडियोलॉजी हिटलर शाही के खिलाफ, जब जगह जेपी आंदोलन निकला था तो ये लोग सब हिटलर शाही के खिलाफ थे। आज उसी कांग्रेस के गोद में जाकर आप लोग बैठ गए हैं और अब बात करते हैं लोकतंत्र और नैतिकता की। तो मुझे लगता है दुर्भाग्य है जब एक राजनीतिक दल अपने नैतिकताओं को, अपनी आइडियोलॉजी को दरकिनार करके केवल सत्ता का म्यूजिकल चेयर के लिए सामने नजर आता है, तो जनता भी उन्हें विपक्ष में बैठाने का काम करती है और आप लोग को पुनः 24वें विपक्ष में बैठाएगी। तिवारी जी, लोग जी सर, कर्पूरी ठाकुर का नाम लेने वाले लोग, कर्पूरी ठाकुर को जिन्होंने गरीबों को सत्ता का स्वाद दिया, कैलाश तो उसकी आइडियोलॉजी को तरफ मान रहे हैं क्या? कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है ना। कर्पूरी ठाकुर की बात, जननायक की बात, जमीन के नायक की बात, समाजवाद की बात, लेकिन चहेतों के पूंजीवाद की बात ये समाजवादी करते नहीं हैं। ना तो हेमराज जी करेंगे, ना विजय कुमार मंडल जी करेंगे। और हालांकि चंद्रमोहन शर्मा जी अभी तक आप लोग ना 3 में हैं ना 13 में हैं, लेकिन फिर भी ये बता दीजिए कि राहुल गांधी को लेकर के कॉन्फिडेंस इतना क्यों? भाई राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे, एक मिनट रुकिए, मेरे पास में सारा कच्चा चिट्ठा है। देखिए चंद्रमोहन जी, अगर आप कहेंगे आपको भेजूंगा अभी, एक बार फिर से आपकी याददाश्त पर जोर डालने के लिए। राहुल गांधी को लेकर कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं, तो जवाब दें। राहुल गांधी अध्यक्ष थे, 14 विधानसभा चुनाव आप लोग हार चुके हैं। राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते हुए आप 1 लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारे। राहुल गांधी के उपाध्यक्ष रहते हुए आप लोग 24 चुनाव हार चुके हैं, 24 जब तक उपाध्यक्ष थे राहुल गांधी। अध्यक्ष रहते हुए 14 चुनाव आप लोग हारे हैं। फिर राहुल गांधी को लेकर के इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? मैं रशीद भाई आपकी सिलसिलेवार सारी बातों का जवाब देता हूं। पहले तो मैं सरकार पक्ष के जो मेरे छोटे भाई हैं जिन्होंने बात करी, उनकी नैतिकता और उनका दृष्टिकोण देश की जनता के सामने रखता हूं कि किस तरह का दृष्टिकोण आज भाजपा के नेताओं का देश के प्रति समान्वित हो गया है। देखिए, अगर देश के ऊपर विपक्ष किसी स्टेट का हाल खराब हो और किसी जनमानस के प्रति उद्दीपन हो, अगर उसका प्रेशर उठाएगा तो भाजपा के नेता उस पर बात नहीं करेंगे। वो बंगाल पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे और छत्तीसगढ़ पे जाएंगे, राजस्थान पे जाएंगे। लेकिन मणिपुर के अंदर जिस विषय के ऊपर 180 दिन हो जाने के बाद
चंद्रमोहन भाई, चंद्रमोहन भाई, आप मेरे आज से नहीं पिछला लगभग पौना दशक हो गया आप मेरे ऐसे मित्र हैं, न जाने कितनी बार आप न्यूज डिबेट में मेरे साथ में रहे हैं। आपने कहा कि सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगे, मुझे वो सिलसिला समझ ही में नहीं आया। मैं जानना ये चाह रहा था, अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने 14 विधानसभा चुनाव हारे, उपाध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी की उपाध्यक्ष पोस्ट पर आप लोग 24 विधानसभा चुनाव हारे। ऐसे में राहुल गांधी पर कॉन्फिडेंस कैसे आए? न उनकी शैली को लेकर के कॉन्फिडेंस है। लगभग 71 चुनाव भाजपा हार चुकी है और 2 बड़े चुनाव भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हिमाचल भी हारे हैं और कर्नाटका भी हारे हैं। उसी नेतृत्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी की पूरी छवि का इस्तेमाल करते हुए जाते हुए हारे हैं, तो प्रेशर उन पे खड़ा होता है। जो 303 होने के बाद एक अकेला कह दे और 302 को घर बिठा दे और देश की जनता उसको 2 स्टेट से नीचे उतार दे, प्रेशर उस पे खड़ा होता है। प्रेशर राहुल गांधी पे नहीं खड़ा होता। राहुल गांधी अगर कल सदन पे भी आए तो आप मर्यादित होते हुए भाजपा नेता ऋषभ एक क्विक रिबटल दे दें, उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। ऋषभ क्विक रिबटल राहुल गांधी जी मांगेंगे नरेंद्र मोदी या भाजपा उन जवाबों का ऋषभ को सुन ले एक बार, ऋषभ तिवारी को सुन ले एक बार, बोले। और मेरा वक्तव्य पूरा कर देने दीजिए छोटा सा। देखिए, ऋषभ तिवारी जी ने 3-4 प्रश्न करे थे और वही प्रश्न उन्होंने आरजेडी पे भी खड़े करे। क्या एक चुनी हुई सरकार और एक चुना हुआ नेता जो अपने आप को मन की बात के ऊपर 140 करोड़ जनमानस पे कहे कि मेरी बात जाती है, क्या उसका दायित्व नहीं बनता कि देश के स्टेट जल रहा हो और जब उससे प्रश्न करे वो दूसरे स्टेट की बात करे? तो कौन गलत हुआ? सत्ता पक्ष गलत हुआ। अगर उसके रहते राजस्थान में भी स्त्रियों के साथ गलत काम होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, मणिपुर में होता है, और वो मणिपुर में कुछ ना बोल के राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करता है। ऐसा नेता, ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए, क्योंकि चाहिए वो जो मन की बात में सबकी बात सुने और सबकी बात कह सके। ऐसा नेता चाहिए जो गरीब के घर जाए, जो मैकेनिक के घर जाए, जो ट्रक ड्राइवर के घर भी जाए। वो क्या नेता भाजपा के पास है? अगर होता, चलिए मैं आपकी बात पर रिबटल लूंगा, लेकिन सुधांशु हाँ, एक मिनट रुक जाइए आप। टमाटर को आज लोकसभा की लड़ाई है, कल राज्यसभा की लड़ाई थी। राज्यसभा में राघव चड्ढा को सुधांशु ने कैसे आईना दिखाया और राघव चड्ढा ने सरकार को घेरने की कोशिश कैसे की, ये आप देखें। मैं बार बार एक बात कहूंगा कि कल राज्यसभा में ट्रेलर था, आज लोकसभा में असली पिक्चर है। पक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर। तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक नहीं लाया गया। हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। ये सियासी घमासान है। 26 दलों वाले इंडिया गठबंधन का पहला इम्तिहान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ठीक उसी तरह से साबित करेंगे जैसे साल 2018 में भी मॉनसून सेशन था, यह भी मॉनसून सेशन है। 2018 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इस बार भी आया है। 5 साल के बाद में वहीं विपक्ष आकर के खड़ा है, वहीं पर सरकार है। सरकार के लिए टेस्ट है। बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी ही बेस्ट हैं, लेकिन मोदी को अपना बेस्ट या बेस्टेस्ट साबित करने के लिए 2 दिन के बाद में माफ कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो उसमें कितना बड़ा अटैक होगा, इस पर इंतजार आप करें। घड़ी की सुइयां मिला करके रखिए। सुबह के 10:30 बजे हैं। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद में राहुल गांधी भी बोलने वाले हैं। 138 दिन के बाद ऋषभ तिवारी, चंद्रमोहन जी, हिमराज राम जी, विजय कुमार मंडल जी, आप मेरे साथ में रहें। ठीक 1 मिनट के ब्रेक के बाद में आप चारों के पास में लौट करके आऊंगा। कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर इंडिया न्यूज ने की है सबसे बड़ी तैयारी। एक ब्रेक। अभी की बड़ी खबर से कर लेते हैं शुरुआत। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बिग ब्रेकिंग। 10 अगस्त तक चर्चा तय समय के हिसाब से होगी।
चर्चा के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी देंगे जवाब। 9 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं चर्चा में हस्तक्षेप। 2018 में भी सरकार के खिलाफ आया था अविश्वास प्रस्ताव और मोदी सरकार की तब भी जीत हुई थी और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ में जीत तय है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी कैसे आमने सामने हैं, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी ने साबित किया कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मजबूती क्या है। दिल्ली सेवा बिल पास हो जाने के बाद कैसे दोनों आमने सामने हैं, देखिए। परंपरा, नियम और कानून यही कहता है। 27 बार अब तक कुल नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है और आज तक कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद कोई बिल नहीं पास किया गया। ये पहली सरकार है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद लगातार बिलों को पास कर रही है। नियमों के विरुद्ध नहीं, फोर्जरी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। बाहर तो डकैती डाल रहे हैं, दिल्ली को लूट रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट में भी एक मोशन जाली साइन करके दे देना बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ये लोग तो ठीक बात है, देश को भी बेच सकते हैं कभी भी अपने स्वार्थ के लिए, कि जो सम्मानित सदस्य हैं उनके जाली साइन कर मोशन पास कर दिया कि ये बिल कमेटी में अंदर चला जाए, तो इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और उन मेंबर्स ने हाउस में खड़े होकर कहा हम प्रिविलेज में जाएंगे कि हमारे जाली साइन किसने किए। तो ये देश के लोगों को विचार करना पड़ेगा। एक बार गेस्ट को रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं। ऋषभ तिवारी भारतीय जनता पार्टी, चंद्रमोहन जी कांग्रेस, हेमराज राम जी जेडीयू का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं और विजय कुमार मंडल जी विधायक हैं आरजेडी के। मेरी डिबेट में साथ में है ऋषभ तिवारी जी। हाल के सालों में, पिछले 9 साल में एक नैरेटिव क्यों सेट होता है, वो ये कि अगर देश में आपकी सरकार है तो ये लोकतंत्र की हार है, आप लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं, आप लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बिल को आपने पिछले दरवाजे से पास कर लिया, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। कांग्रेस का ये कहना होता है हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आए हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने अगर थोड़ी देर के बाद में मोहब्बत की दुकान खोल ली तो फिर आप क्या करेंगे? मोहब्बत की दुकान वाला नैरेटिव कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए? देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपने पूछे हैं। एक स्कूल में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है सर जो केवल एक्सक्यूज दिया करता है। अगर वो फेल हो जाए तो भाई क्वेश्चन ही गड़बड़ा गया, अगर उसके नंबर कम रह जाए तो उस दिन मुझे तबीयत खराब हो गई थी। तो एक्सक्यूज चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया है अरविंद केजरीवाल जी, जो केवल एक्सक्यूज देना जानते हैं और उनके एक्सक्यूज के स्तर इस कदर बढ़ गए कि उनके पार्टी के साथ। सर एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे लाइव हैं, सुन लें। मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर के बाद में इंडिया न्यूज पर लाइव आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लाइव। मल्लिकार्जुन खड़गे से इंडिया न्यूज ने सवाल करने की कोशिश की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की गाड़ी आगे बढ़ गई। महिमा कटारिया के पास चलते हैं। महिमा, बीजेपी संसदीय दल की बैठक में क्या हुआ? इंडिया गठबंधन की जो राज्यसभा में एलओपी ऑफिस में बैठक चल रही थी, उसमें क्या निकल करके आया है? राशिद, देखिए, 2 अहम सवाल आपने यहाँ पे किए कि आखिर पार्लियामेंट्री मीटिंग में क्या हुआ जो कि केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई थी। हालांकि स्ट्रैटेजी जो है वो आज चॉकआउट की जाएगी कि किस तरीके से, क्योंकि साफ तौर से विपक्ष जिस तरीके से आक्रामक है, जिस तरीके से टारगेट कर रहा है लगातार मणिपुर के इशू को लेकर केंद्र सरकार को, तो कॉर्नर करने के लिए स्ट्रैटेजी जहां एक साइड इंडिया के बैनर के अंदर आई विपक्षी पार्टीज बना रही है, वही दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जो है, जितने भी लोग हैं वो ये बना रहे हैं कि किस तरीके से जवाब देना है, क्योंकि आज बहुत अहम दिन है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। आज जो है डिबेट, हालांकि कल अमित शाह को सुनना होगा, क्योंकि मैं सुन रही थी आपको कि किस तरीके से आप बता रहे थे कि अमित को कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे सुनने के लिए तैयार है तो 11 तारीख को खुले पूरी देश के आगे मणिपुर के मुद्दे पर बात करने को तैयार है, क्योंकि छुपाने के लिए केंद्र सरकार के पास कुछ नहीं है। लगातार जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने 267 रूल के बारे में भी बात की, क्योंकि इंडिया न्यूज लगातार ये बात बता रहा है राशिद कि किस तरीके से जब बात आती है स्ट्रैटेजी की तो विपक्ष जो है वो एक ही मुद्दे पर अड़ जाती है कि किस तरीके से या 167 या 267 या 176 या 267 किसके तहत जो है इस पर डिबेट खुलनी चाहिए या डिस्कशन खुलना चाहिए। तो अभी भी विपक्ष की जो डिमांड है, हालांकि मनोज झा ने सस्पेंशन नोटिस दिया है कि किस तरीके से जो पूरा मणिपुर का मुद्दा है उसको 267 के तहत डिस्कस करना चाहिए। हालांकि इस बात को भी अमित शाह ने कल राज्यसभा में उठाया था। बात दिल्ली सर्विसेज बिल की थी, जिस बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ा सा
चिड़चिड़े नजर आए थे, लेकिन अब अमित शाह ने साफ तौर से तंज करते हुए कहा था कि आखिर 267 पे क्यों? अगर इनको लगता है कि 267 पर इनको वोटिंग का प्रावधान है, तो बिल जो दिल्ली सर्विसेज का राज्यसभा में पेश हो रहा है उसको ये रोक के दिखा दे। तो तमाम बातें यहाँ पर अमित शाह की तरफ से कही गई थी, लेकिन जब बात आती है मणिपुर मुद्दे की, तो जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है राशिद, तब से हमने देखा कि किस तरीके से 5वें दिन मॉनसून सत्र के गौरव गोगोई ने, या कहे ऑपोजिशन पार्टीज ने, गौरव गोगोई ने इस चीज को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव कर दिया था। अब देखना ये है, क्योंकि विपक्ष का लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद ये कहना था, अब चाहे वो राघव चड्ढा हो या यूनाइटेड अंडर वन अम्ब्रेला की जितनी विपक्षी 26 विपक्षी पार्टीज हो, उन सभी का ये कहना था कि अगर आपने मैं आई प्लीज होल्ड यू महिमा कटारिया, कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ में लाइव हैं। एक बार देखते हैं कांग्रेस का स्टैंड क्या है। यूपी विधानसभा और साथ ही लोकसभा दोनों को लेकर बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत लाइव। आशीर्वाद इंडिया के साथ है। नहीं मानते, हम खुद को अगली सरकार मानते हैं। इंडिया लोकसभा 2024 जीतने जा रही है। भारत लड़ेगा, भिड़ेगा और इंडिया जीतेगा। आने वाले समय में इंडिया की सरकार बनेगी, जनता की आकांक्षा और अपेक्षाओं के अनुरूप बनेगी। बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, भ्रष्टाचार दूर होगा और भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन का अंत होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को लाइव इंडिया न्यूज पर आप सुन रहे थे। सुरेंद्र राजपूत का यह कहना था कि भारत लड़ेगा, भिड़ेगा। लड़ेगा और भिड़ेगा से मतलब क्या है, यह मैं आगे पूछूंगा कांग्रेस के नेता से। लेकिन एक बहुत बड़ी अंदर की खबर मेरे पास में है, वो ये कि अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के वक्ता पर इनसाइड स्टोरी आ गई है। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीजेपी की तरफ से चर्चा में करीब 20 स्पीकर शामिल होंगे, यानी कारपेट बॉम्बिंग होगी। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी बोलेंगे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी लोकसभा में कारपेट बॉम्बिंग, इसे लेकर के मेरे पास में अंदर की जानकारी आ गई है। विजय कुमार मंडल जी के पास चलते हैं। विजय जी, बात यहां पर विश्वास और अविश्वास की है, ट्रूथ की है, ट्रस्ट की है। मैं आप पर विश्वास कैसे कर लूं, लालू पर विश्वास मैं कैसे कर लूं, लालू और जेडीयू के साथ आने पर विश्वास कैसे कर लूं, मैं इंडिया पर विश्वास कैसे कर लूं, इंडिया गठबंधन पर विश्वास कैसे कर लूं। लालू जिन्होंने नीतीश को कहा कि 15 साल की पंक्चर सरकार, लालू जिन्होंने कहा गरीब मजदूर की दुश्मन सरकार, जमीनी विकास में बंजर सरकार, बर्बाद कर दिया नीतीश ने पूरा बिहार, बिलखता नौनिहाल, तड़पता मजदूर, मरता किसान, डबल इंजन सरकार बंद करो, सुशासन के झूठ की दुकान बंद करो। जिन्होंने ऐसे तल्ख नजरिए और तल्ख तेवर के साथ में नीतीश कुमार को पानी पी पी करके कोसा, उस आरजेडी पर मैं भरोसा कैसे करूं? विजय मंडल जी। जी, इस पर मुझे ये कहना है कि ये महबूबा से समझौता करते हैं, अजीत पवार से समझौता करते हैं, तो संत का समझौता है। यानी मैं आपसे कहूंगा कि छींक क्यों आई तो वायरस आप ढूंढने जाएंगे बीजेपी के घर में। मैं आपसे कहूंगा कि बुखार क्यों आ गया तो बैक्टीरिया आप ढूंढने चले जाएंगे एनडीए के महल में। मैं आपसे कहूंगा गुदगुदी क्यों हो रही है तो आप ये कहेंगे कि भाई गुदगुदी करने वाले हाथ जो हैं वो कहीं और से निकल करके आ रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। मैं पूछूंगा आपके बारे में, आप चले जाएंगे कहीं और। महिमा कटारिया हंस रही है। महिमा कटारिया को जवाब देना चाहेंगे क्या? महिमा, आप आ सकती हैं डिबेट में बीच में। जी, मुझे ये कहना है, तर्क वितर्क है या कहूंगी जो आरोप लगातार हम देखते नजर आ रहे हैं। अब अगर ये बात इंडिया के बैनर के अंदर जितने भी विपक्षी पार्टी है इनसे पूछा जाता है कि आखिर आप लोग गठबंधन करें, क्योंकि लगातार यही बात अमित शाह ने भी कही थी कि आप लोग विपक्ष की एकता, अगर मैं एक सेकंड आपको होल्ड कर दूं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद लाइव हैं। सस्पेंडेड सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के इंडिया न्यूज पर लाइव। कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। सभी दलों के लोगों की सेलेक्ट कमेटी बनती है और राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया। अगर उन लोगों को अपना नाम मंजूर नहीं तो उनकी मर्जी है। और आप प्रिविलेज सिखा रहे हैं गृह मंत्री जी। आपको इतना पता नहीं है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होता उसका नाम नहीं लेना चाहिए सदन में? आप बार बार केजरीवाल जी के खिलाफ आग उगल रहे थे सदन के अंदर। तो इसलिए कम से कम आप लोग प्रिविलेज मत सिखाइए। और अगर आपकी मर्जी है कि पूरे विपक्ष को खत्म करना है
अब आप ये जानना चाहेंगे ना कि अविश्वास प्रस्ताव पर किसके लिए कितना समय मुकर्रर किया गया है। इस पर अंदर की खबर मेरे पास आ गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। कुल 12 घंटे, 3 दिन में कुल 12 घंटे। भारतीय जनता पार्टी के लिए करीब 6 घंटे 41 मिनट का समय तय है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को चर्चा के लिए करीब 1 घंटा 15 मिनट मिलेगा। अन्य छोटे दलों को मिलेगा 1 घंटा 10 मिनट का वक्त। ये समय को लेकर के मेरे पास में अंदर की खबर आ गई है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। विजय मंडल जी अपनी बात पूरी करें। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था। महिमा आप भी बीच में आती रहिएगा। विजय मंडल जी अपनी बात पूरी करें। तो मुझे ये कहना है कि मैं जो इंडिया बना है इससे लोग घबरा गए हैं, अपनी बात को नहीं रखते हैं। बंगाल और इनको राजस्थान दिखाई पड़ता है, उत्तर प्रदेश भी दिखाई पड़ना चाहिए। मेरे बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां जनतंत्र की हत्या हो रही है। एमएलसी के चुनाव में किसी को वोट नहीं डालने दिया जाता है। जिला परिषद के अध्यक्ष में जिला परिषद के सदस्य को वोट नहीं डालने दिया जाता है। पंचायत समिति के सदस्य। एक मिनट, मुझे महिमा के पास जाना है, लेकिन महिमा के पास जाऊं इससे पहले जितनी तटस्थ पार्टियां हैं जिन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, उन्हें लेकर के अंदर की खबर मेरे पास आ चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कई पार्टियों ने अपना स्टैंड क्लियर ही नहीं किया। बीआरएस, वाईएसआरसीपी और बीजू जनता दल अब भी तटस्थ पार्टियां हैं। तटस्थ पार्टियों की सामूहिक ताकत 70 के पार है। अगली ब्रेकिंग चलाएं प्लीज। तटस्थ पार्टियों को चर्चा के लिए मिलेगा 2 घंटे का समय और इंडिया गठबंधन की नजर जितनी भी तटस्थ पार्टियां हैं उनकी ताकत पर है। बीआरएस, वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। इन तटस्थ पार्टियों को लेकर के अंदर की खबर क्या है आपके पास महिमा? स्टैंड कब तक क्लियर होगा? मैं खासतौर से बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी को लेकर के जानना चाहूंगा, इनका स्टैंड कब तक क्लियर होगा? देखिए राशिद, जब बात आती है बिजू जनता दल और वाईएसआर की, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी अगर सूत्रों के हवाले से माने तो इनका सपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के पास है, यानी बीजेपी के पास है। क्योंकि जब दिल्ली सर्विसेज बिल आया था तब भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो रुझान था वो केंद्र सरकार की तरफ नजर आया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब बात आती है वाईएसआर और बिजू जनता दल की, तो इन लोगों का अगर ये किसी भी सपोर्ट पे नहीं है, क्योंकि डिस्कशन तो आज खुलेगा, ये बात तय है। जिस तरीके से आपने बताया कि 12 घंटे में से 12 घंटे की टोटल डिबेट होगी, जिसमें से 6 घंटे केंद्र सरकार को दिए गए। अब केंद्र सरकार को 6 घंटे देना इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि तमाम सवाल रहेंगे विपक्षी पार्टी के। जिस तरीके से लगातार हंगामा चल रहा था, हल्ला चल रहा था, मॉनसून सत्र को चलने नहीं दिया जा रहा था, तो देखना अब ये होगा कि आखिर किस तरीके का डिस्कशन विपक्षी पार्टी करती है। क्या ऐसे सवाल है? क्योंकि जो 21 या 20 लोग, जो जितने भी लीडर्स थे जो वहां पर जाके आए थे, मणिपुर में जाकर आए थे, उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट या जो सवाल है वो नहीं रखे हैं। तो किस तरीके की बातें वहां से निकल के आई हैं, क्या वो लोगों से बात करके आए हैं, ये भी देखना एक दिलचस्प बात होगी कि किस तरीके बेमेल गठबंधन पर तो 26 दलों का इंडिया गठबंधन सवालों के कटघरे में था, लेकिन अब सवालों की बौछार हुई है न्यूज क्लिक पोर्टल को लेकर। न्यूज क्लिक पोर्टल पर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा, विपक्ष को घेरा, लेफ्ट को घेरा, इंडिया गठबंधन को घेरा। गृह मंत्री अमित शाह ने कैसे आईना दिखाया। गृह मंत्री ने कहा कि आप हमारे ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि हम नागपुर से सरकार चलाते हैं, हम नागपुर से आदेश लेते हैं। चलिए ठीक है, नागपुर तो फिर भी भारत में है, अगर हम वहां से आदेश लेते हैं। आप तो जा करके चाइना और रशिया से आदेश लेते हैं। कैसे गृह मंत्री ने किया है बड़ा अटैक। इससे पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज क्लिक का मसला कैसे उठाया, और ये आज भी संसद के अंदर गूंजेगा। कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों पर पीछे डाला जाए। आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले, जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है। ये कह रहे थे ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो 1 सेकंड के लिए मेरी बात मान लो।
नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की। वो एक बॉलीवुड की कव्वाली सुनी है आपने चंद्रमोहन जी? वो एक बेकरारी जो अब तक उधर थी, वही बेकरारी इधर किस लिए है? न्यूज़ क्लिक को लेकर के बेकरारी आप में जरूर होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा, इस पर अपने विचार, अपने उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे आप? यहाँ पर तो बीजेपी वाले तो नागपुर से लेते हैं निर्देश, आप लोग चाइना से लेते हैं। आपके साथ में जो गठबंधन चला रहे हैं, आपके साथ में जिन्होंने यूपीए 1 की सरकार चलाई, वो लोग चाइना से पैसे लेते हैं। राशिद भाई, मैं आपकी की बात कर लिख दूं कि मेरा यार बड़ा दिलदार है। वो मुख्तार का गाजी बन तो गया, लेकिन किरदार का गाजी बनना सकता। जितना झूठ भाजपा के नेता को बोलना आता है। आप कहते हैं आपका यार बड़ा दिलदार, बीजेपी वाले कहते हैं आपका यार ही है गद्दार। मैं दे रहा हूं जवाब दे रहा हूं। जितना झूठ कलाकारी से बोलते हैं और जितना किरदार वो साबित करके दिखाते हैं, उस किरदार को मुख से बनाने के बाद जमीन पे आज तक नहीं दिखा पाए। एक भी भ्रष्टाचार का किरदार जो उन्होंने विपक्ष के लिए खड़ा करा था, क्या देश की जनता है क्या? महिमा, इज इट सो? महिमा, इज इट सो? भ्रष्टाचारी महिमा को सुनिए। महिमा विजय चौक पे हैं, महिमा विजय चौक पर हैं। महिमा दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगी। महिमा को सुनिए। महिमा जी की बात को देखिए राशिद, जब बात आती है विपक्षी पार्टीज की और जब बात आती है अंडर वन अम्ब्रेला की, तो विपक्षी क्या इस बात को साबित करना गलत है कि विपक्षी पार्टी जो कि एक दूसरे का गला नोचने के लिए तैयार रहती थी, आज सिर्फ भाजपा को हराने के लिए अंडर वन अम्ब्रेला हो गई। जिस तरीके से ये नया बैनर आया है इंडिया, क्या इस पर एक बड़ा सवाल नहीं खड़ा हो जाता कि किस तरीके से जो लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, और जब बिहार में इस चीज की बैठक हुई, वहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं और ये साफ तौर से महिमा मेरे पास में, महिमा कैन आई प्लीज होल्ड यू अगेन? आई एम सो सॉरी महिमा, कैन आई प्लीज होल्ड यू अगेन? दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक चर्चा चलनी है। मेरे पास में ये बड़ी खबर आ गई है। चर्चा कितने से कितने बजे तक होगी अविश्वास प्रस्ताव पर? बुधवार को भी दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक चर्चा। आज जो चर्चा चल रही है वो भी शाम 7 बजे तक चलेगी। श्रीकांत शिंदे और राहुल शेवाले शिवसेना शिंदे गुट के वक्ता होंगे। चिराग पासवान एलजेपी की तरफ से बोलेंगे तो अनुप्रिया पटेल अपना दल की वक्ता होंगी। 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया गया था, जो लेकर के आए थे कांग्रेस के तरुण गोगोई। अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव है, लेकिन इसी दांव में कांग्रेस कैसे उलझती चली जा रही है। आज भी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैसे राहुल गांधी को घेरा, देखिए और सुनिए। कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ, कम्युनिस्ट बाकी दल ये भी उनका सहयोग करते रहे, लेकिन कांग्रेस का हाथ न्यूज़ क्लिक के साथ, न्यूज़ क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। तो किसका हाथ कहाँ कहाँ मिला है सबको समझ आता है। और राहुल गांधी जी को आज एक अवसर है देश से माफ़ी मांगने का। राहुल गांधी जी सदन में देश से माफ़ी मांगिए और बताइए कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चाइना वालों से पैसा लिया और कहां कहां इस्तेमाल किया। अब देश से माफ़ी मांगिए कि जो चाइना न्यूज़ क्लिक को फंड करता है उसको आपने क्यों समर्थन किया और इससे आपको क्या क्या लाभ मिला, देश को आप बताइए सदन के अंदर। राहुल गांधी जी, जब आप सदन में आ रहे हैं तो आप देश को बताइए कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनसे फंडिंग प्राप्त हुई और ऐसी क्या मजबूरी थी कि न्यूज़ क्लिक के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आई। ऋषभ तिवारी जी, चंद्रमोहन जी, महिमा, हिमराज जी और विजय कुमार मंडल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। आगे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर किसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, किसका कॉन्फिडेंस लूज होगा, ये हम बताते और दिखाते रहेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया गठबंधन के लिए लिटमस टेस्ट। एनडीए वाले कहते हैं मोदी इज बेस्ट, लेकिन ये नो कॉन्फिडेंस मोशन देश की राजनीति के लिए 2024 से पहले कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जितनी भी बड़ी खबरें हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक।